गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नेक्स्ट हमने माइक्रोब्स का रोल करना है इन द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। हमने इसका थोड़ा सा ओवरव्यू जब हमने सीवेज ट्रीटमेंट का रोल पढ़ा था माइक्रोब्स का, तो वहाँ पर किया था। हमने क्या पढ़ा था वहाँ पर, जो एक्टिवेटेड स्लज है दैट अंडरगो डिकम्पोजिशन अंडर द एनारोबिक कंडीशन। तो उस एनारोबिक ब्रेकडाउन के टाइम गैस प्रोड्यूस हो रही थी, बायोगैस, दैट वाज यूज्ड एज एन फ्यूल। तो बायोगैस क्या है? मिक्सचर ऑफ गैसेज जिसमें 50 to 70% क्या प्रेजेंट होती है? मीथेन प्रेजेंट होती है, जो किससे प्रोड्यूस हुआ है? बाय द एक्टिविटी ऑफ माइक्रोब्स। माइक्रोब्स क्या कर रहे हैं? फर्मेंटेशन, एनारोबिक ब्रेकडाउन कर रहे हैं, जो कैसे यूज हो सकती है? एज ए फ्यूल यूज हो सकती है। तो जो माइक्रोब्स हैं ये गैसेस प्रोड्यूस कर रहे हैं, कब? जब उनकी ग्रोथ और वो मेटाबॉलिज्म कर रहे हैं, उस शुगर मॉलिक्यूल को यूज कर कर एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो एनर्जी प्रोडक्शन के टाइम क्या प्रोड्यूस हो रही है? मीथेन गैस। तो ऐसे माइक्रोब जो इस तरह की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? मिथेनोजेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? मिथेनोजेंस। तो ये जो प्रोसेस होता है दैट वाज द एनारोबिक ब्रेकडाउन। एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है यूजुअली कौन से मटेरियल के ऊपर? सेलुलोजिक मटेरियल। प्लांट्स, जो प्लांट में मेन कंपोनेंट क्या होता है? सेलुलोज। तो सेलुलोज की जब एनारोबिक ब्रेकडाउन होती है तो उस वक्त लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन प्रोड्यूस होती है, साथ में कुछ अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस या हाइड्रोजन सल्फाइड प्रोड्यूस होते हैं। तो वो माइक्रोब्स जो एनारोबिकली ब्रेकडाउन करते हैं सेलुलोजिक मटेरियल की टू प्रोड्यूस मेन गैस दैट इज मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, those microorganisms are called मिथेनोजेंस। तो बायोगैस प्रोडक्शन में जो माइक्रोब्स इन्वॉल्व है उन्हें हम क्या बोलते हैं? मिथेनोजन। वो कैसी बैक्टीरिया करते हैं? एनारोबिक ब्रेकडाउन करते हैं। तो कॉमन बैक्टीरिया जो यूज किया जाता है बायोगैस प्रोडक्शन में, मिथेनोबैक्टीरियम प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है। दूसरा, ये बैक्टीरिया जो मिथेनोजेंस होते हैं ये हमारे कैटल्स के रूमेन में, जो उनके पास एक एक्स्ट्रा स्टमक प्रेजेंट होता है, उसमें भी प्रेजेंट होते हैं। क्योंकि जो हमारे जितनी भी कैटल्स हैं उनका जो मेन इंग्रेडिएंट है फूड में, उनमें क्या है? सेलुलोज होता है। जो वो चारा खा रहे हैं दैट वाज मेड अप ऑफ द सेलुलोज। तो सेलुलोज की ब्रेकडाउन कराने के लिए उनके रूमेन में क्या है? बैक्टीरिया प्रेजेंट है, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया प्रेजेंट है, जो उसका किसका? सेलुलोज का ब्रेकडाउन कर देंगे। कैसे? बाय एनारोबिकली, दस प्रोड्यूसिंग दी मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? गोबर गैस भी कहते हैं। हम बायोगैस जो ये मीथेन प्रोड्यूस हो रही है उसे गोबर गैस भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो कैटल्स एक्सक्रीटा रिलीज करती हैं उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में ये मिथेनोजेंस या मिथेनोबैक्टीरियम प्रेजेंट होते हैं। तो जब आप उस गोबर को इकट्ठा कर कर उसकी डिकम्पोजिशन करेंगे तो जो बैक्टीरिया है वो एनारोबिक ब्रेकडाउन कर कर क्या प्रोड्यूस कर देगा? मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। इसलिए इस गैस का नाम क्या है? गोबर गैस। तो गोबर गैस जो प्लांट है वो कैसे बना होता है बच्चे? एक बहुत बड़ा टैंक होता है जो 10 से 15 फीट डीप होता है, जिसके अंदर हम क्या है? सारा गोबर इकट्ठा करते हैं। उसको कुछ लीव्स वगैरह वाटर के साथ मिक्स किया जाता है। तो वो जो मिक्सचर बनता है गोबर, लीव और वाटर का, उसे हम क्या बोलेंगे? स्लरी बोलते हैं। ठीक है। देखो ये आपकी बुक में एक ओवरव्यू भी दिखा रखा है। ये एक टैंक है, स्लरी कलेक्टिंग टैंक। इसमें आप क्या है? सारा गोबर, डंक, वाटर प्लस लीव्स, जो भी आपका जो फील्ड्स का डिस्पोज ऑफ है, जैसे आप हार्वेस्टिंग कर लेते हो, जो रिमेन्स रह जाते हैं आपके खेतों में, वो भी आप इसमें डाल सकते हो। तो ये सारा मिक्सचर जो कहलाया जाएगा दैट वाज कॉल्ड दी स्लरी। यहाँ पर स्लरी। फिर ये स्लरी क्या है? एक दूसरे डाइजेस्टर टैंक में भेजी जाती है जो फ्लोटिंग है। फ्लोटिंग का मतलब इसके ऊपर एक और टैंक बना है जो मूव करता है। वो मूव कैसे करेगा बच्चे? अब ये जो डाइजेस्टर है यहाँ पर कैसी ब्रेकडाउन होएगी?
एनारोबिक ब्रेकडाउन होगी, कहीं पे भी ऑक्सीजन सप्लाई नहीं है, ये बंद है बिल्कुल ऊपर से, और उसके ऊपर ये एक फ्लोटिंग टैंक लगा हुआ है। तो जैसे ही स्लरी आपके डाइजेस्टर टैंक में आती है, यहाँ पर एनारोबिक ब्रेकडाउन होएगी, तो एनारोबिक ब्रेकडाउन में मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होएगी। तो जैसे जैसे ब्रेकडाउन होती चली जाएगी, ये जो फ्लोटिंग टैंक है ये ऊपर चढ़ता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि गैस फॉर्मेशन स्टार्ट हो गई। तो यहाँ से आप अपनी गैस को कलेक्ट कर सकते हो और अपने घरों में भेज सकते हो। तो यहाँ से गैस प्रोडक्शन हो गई, मीथेन आ गया। अब जब ब्रेकडाउन हो रहा है तो गैस बन रही है और कुछ डिकम्पोज पार्ट भी बनेगा, जो क्या है, एक हम दूसरे टैंक में कलेक्ट कर लेते हैं, दैट वाज द स्लज। वो स्लज वॉज यूज्ड एज एन फर्टिलाइजर। आप खेतों में क्या है, खाद के रूप में डाल सकते हो, क्योंकि दैट वाज रिच इन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड दी पोटेशियम। तो आपका दो पर्पस पूरे होते हैं एक बायोगैस प्लांट से। एक तो आपका डिस्पोज ऑफ की प्रॉब्लम खत्म हो रही है ना। दूसरा आपके क्या है, गैस प्रोडक्शन, आप फ्यूल प्रोड्यूस कर रहे हो। और तीसरा आप अपने खेतों में केमिकल फर्टिलाइजर की जगह आप क्या है, नेचुरल फर्टिलाइजर्स, मैन्योर यूज कर रहे हो, जिससे क्या है, आपकी सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन रह सकती है। तो ये एक जर्नल ओवरव्यू है बायोगैस प्लांट का, कैसे हमारा काम करता है। ठीक है, तो जो बायोगैस प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजी सबसे पहले इंडिया में डेवलप हुई थी, ये दो हमारी इंस्टीट्यूट कह सकते हैं, इनके अंडर ऑब्जर्वेशन हमारे बायोगैस प्रोडक्शन इंडिया में स्टार्ट हुई थी। जो ऑलमोस्ट जितने भी हमारे बड़े गांव हैं, विलेजेस हैं, वहां पर आपके बायोगैस प्लांट सेटअप है। तो दो इंस्टीट्यूटों ने बहुत मेजर रोल प्ले किया था। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI दिल्ली में, और दूसरा खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन KVIC ने, दोनों ने फंडिंग प्रोवाइड करी थी टू सेटअप द बायोगैस प्लांट इन एवरी विलेज ऑफ द इंडिया। ठीक है, तो यहाँ इस तरीके से आप बायोगैस प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हो। तो यहाँ से हमने क्या सीखा कि माइक्रोब्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं टू प्रोड्यूस अ फ्यूल। ठीक है, नेक्स्ट एप्लीकेशन है हमारी माइक्रोब्स की एज एन बायो कंट्रोल एजेंट। अब बायो कंट्रोल एजेंट का मतलब है कि हम खेतों में जो अपनी फसल उगा रहे हैं, उस फसल को किस किस चीज से नुकसान है बच्चे, उसके अंदर कोई बीमारी लग जाए, है ना, कोई डिजीज हो जाए, कोई पैथोजन अटैक कर जाए, चाहे वो बैक्टीरिया है, चाहे वो वायरस है, या कोई भी पैथोजन जब हमारे क्रॉप को खराब कर रहा है, तो हमारी फसल क्या हो जाएगी, बिल्कुल बर्बाद हो जाती है। दूसरा क्या होता है, उसके ऊपर कीड़े आने लग जाते हैं, पेस्ट आ जाते हैं। ठीक है, तो दो तरह के एजेंट से हमने अपनी फसल को कंट्रोल करना है, एक तो डिजीज से, दूसरा पेस्ट से। तो इन दोनों चीजों को कंट्रोल करने के लिए पहले हम क्या यूज करते थे, केमिकल एजेंट्स को यूज कर सकते थे, जैसे इंसेक्टिसाइड इंसेक्ट को किल करने के लिए, पेस्टिसाइड पेस्ट को, कोई भी आपका जो हमारे फसल को खराब कर रहा है कीड़ा, उसको किल करने के लिए। तो इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स का यूज किया जाता था टू प्रोटेक्ट अवर क्रॉप फ्रॉम देयर हार्मफुल इफेक्ट। लेकिन इन केमिकल्स का भी हार्मफुल इफेक्ट है। क्या है, एक तो ये केमिकल्स बहुत टॉक्सिक होते हैं, जहरीले होते हैं, जिसकी वजह से हमारी फसल और साथ में जो पर्सन उसमें स्प्रेडिंग कर रहा है उस केमिकल की, उसके लिए भी क्या है, खतरा है। हार्मफुल टू ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल, सबके लिए खतरा है। दूसरा क्या प्रॉब्लम है केमिकल इंसेक्टिसाइड्स के लिए, पॉल्यूशन कॉज करते हैं, वो सॉइल में चले जाते हैं, ग्राउंड वाटर में, मतलब उनके साथ बायोमैग्निफिकेशन की प्रॉब्लम है। जब हम इकोलॉजी वाला चैप्टर पढ़ेंगे बच्चे, वहां पर एक टर्म आएगी बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, कि जितने भी केमिकल फर्टिलाइजर्स की बात करें हम, या केमिकल इंसेक्टिसाइड्स की बात करें, जैसे डीडीटी हमारे इंडिया में क्यों बैन हुई, क्योंकि डीडीटी छिड़कने से इंसेक्ट तो खत्म हो रहे थे, लेकिन क्या था, बायोमैग्निफिकेशन हो रहा था, उसका अमाउंट हमारी सॉइल में बढ़ता चला जा रहा था। तो क्या है, हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी सेफ
इफेक्टिव नहीं है। तीसरी क्या है, हमारी सॉइल भी क्या है, पॉल्यूटेड हो जाती है। ठीक है, तो ये सारे रीजंस की वजह से हमें केमिकल इंसेक्टिसाइड्स को छोड़ना पड़ा। तो हमने कोई एक ऐसे एजेंट्स ढूंढने हैं जो हमारे इन दो चीजों को, प्लांट की डिजीज को भी ना होने दे और पेस्ट को भी उनके ऊपर ग्रो ना होने दे। तो हमें ऐसे मेथड्स ढूंढने पड़ेंगे जहां पर क्या है, हम किसी बायोलॉजिकल एजेंट को ही यूज करें टू प्रोटेक्ट आवर क्रॉप्स फ्रॉम दीज टू एजेंट्स, आइदर डिजीज आइदर फ्रॉम द बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, किसी से भी। तो हम बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस को ग्रो ना होने दे, ना ही किसी इंसेक्ट को ग्रो होने दे। लेकिन इनको ग्रो ना होने देने के लिए हमें क्या है, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म ही यूज करना पड़ेगा ताकि हमारे क्या है, ये केमिकल इफेक्ट्स प्रोड्यूस ना हो। तो इसलिए हम इस टॉपिक में क्या पढ़ेंगे कि माइक्रोब्स क्या मेजर रोल प्ले करते हैं एज एन बायो कंट्रोल एजेंट। मतलब आप माइक्रोब्स का यूज कर ना तो प्लांट को डिजीज होने देंगे, ना पेस्ट को उनके ऊपर ग्रो करने देंगे, ना इंसेक्ट को ग्रो करने देंगे, तो जिससे क्या है, आपकी फसल खराब नहीं होगी। ठीक है, तो बायोलॉजिकल कंट्रोल दो तरीके से हमने करना है, एक पेस्ट कंट्रोल करना है और दूसरा क्या है, डिजीज नहीं होने देनी है। ठीक है, तो पहले हम पेस्ट के बारे में बात करेंगे। पेस्ट का मतलब यहाँ पर क्या है, इंसेक्ट्स बचे। कि जैसे आपने देखा होगा कि जब आपकी फसल या कोई भी प्लांट है या फ्लावर आ रहा है, उसके चारों तरफ क्या है, पेस्ट घूम रहे होते हैं, कीड़े घूम रहे होते हैं, इंसेक्ट। तो उनका पर्पस तो क्या है कि वो पॉलिनेशन करने के लिए, लेकिन सारे के सारे तो पॉलिनेशन नहीं करते। तो कुछ क्या है, लीव्स को खाना शुरू कर देते हैं, कुछ फ्लावर के पार्ट को खाना शुरू कर देते हैं। तो जिसकी वजह से हमारी जो क्रॉप की प्रोडक्शन है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अगर हम केमिकल का यूज कर लेंगे तो क्या होगा कि जो अच्छे वाले इंसेक्ट हैं, जो पॉलिनेशन करवाएंगे, वो भी खत्म हो जाएंगे। तो हमने ऐसा नहीं करना है। हमने क्या करना है, सिर्फ हार्मफुल इंसेक्ट को ही वहां से रिमूव करना है या खत्म करना है, क्योंकि सारे के सारे इंसेक्ट हार्मफुल नहीं है। सम आर यूजफुल पार्टिसिपेटिंग इन द पॉलिनेशन। तो हमारा मकसद यहाँ पर पेस्ट को कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं करना है, हमने पेस्ट को कंट्रोल करना है ताकि हमारी फसल खराब ना हो। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमने क्या है, बायोलॉजिकल मेथड्स को ही यूज करना है। इसलिए क्या वर्ड आया, बायोलॉजिकल कंट्रोल। बायोलॉजिकल मेथड का मतलब हमें कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म ही यूज करना है ताकि हम क्या है, उस पेस्ट को, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ पेस्ट को ही का नंबर कम कर सकें। तो ये जो मेथड कहलाता है, जब आप केमिकल का यूज मिनिमम से मिनिमम करते हो अपनी फार्मिंग में, तो वो क्या कहलाती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग कहलाती है। ठीक है, तो इसको करने के लिए मतलब हमें, जब हम कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज कर रहे हैं टू कंट्रोल अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसके लिए आपके पास नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जैसे आपको पता होना चाहिए कि आपके खेत में किस तरह के कीड़े आते हैं, किस तरह के इंसेक्ट्स वहां पर ग्रो कर रहे हैं, है ना, कौन से प्रीडेटर हैं, कौन से पेस्ट हैं, कौन सा कीड़ा किसको खा रहा है। तो ये सारी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। दूसरी नॉलेज क्या होनी चाहिए बच्चे आपके पास, आपको लाइफ साइकिल पता होनी चाहिए उसकी, कि वो कैसे, किस टाइम उनमें प्यूपा ग्रो कर रहा है, किस टाइम उनका लार्वा आ रहा है, किस टाइम उनमें मोल्टिंग हो रही है। तो इस चीज से भी आप क्या है, उनको इरेडिकेट कर सकते हो, उनको खत्म कर सकते हो। दूसरा, आपको उनके फीडिंग पैटर्न पता होने चाहिए कि वो लीव्स को खा रहे हैं या वो फ्लावर को खा रहे हैं या किसी बड को खा रहे हैं। और चौथी चीज क्या है, हैबिटेट, वो कौन सी जगह पर रहते हैं, स्टेम पर रह रहे हैं, रूट पर रह रहे हैं, लीव्स पर रह रहे हैं। तो ये जब सारी चीजें आपको पता होंगी तो आप एक बेटर मेथड अपना सकते हो उस पर्टिकुलर पेस्ट को या इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए, विदाउट हार्मिंग दी अदर इंसेक्ट विच हेल्प इन दी पॉलिनेशन। तो जब आपको ये सारी नॉलेज होएगी तो आप एक बेटर अप्रोच से उसको कंट्रोल कर सकते हो।
जैसे बीटल विद रेड एंड ब्लैक मार्किंग, ठीक है, लेडी बर्ड एंड ड्रैगन फ्लाई, ये जो इंसेक्ट हैं इनको आप यूज करते हो टू कंट्रोल द एफिड्स एंड दी मॉस्किटो। तो आप यहाँ पर लेडी बर्ड और ड्रैगन फ्लाई ये क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इंसेक्ट्स हैं, इंसेक्ट्स को ही यूज कर रहे हो दूसरे इंसेक्ट्स को कंट्रोल करने के लिए, इसलिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, बाय कंट्रोल एजेंट, ठीक है। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल आपकी बुक में दे रखा है, बटरफ्लाई कैटरपिलर को कंट्रोल करने के लिए क्या है, बैक्टीरिया का यूज किया जाता है, बैसिलस थ्यूरिंजेनेसिस। बटरफ्लाई के कैटरपिलर को कंट्रोल करने के लिए जो क्या है, यूजुअली आपको ब्रासिका, जो हमारी ब्रासिका है, इसके ऊपर ग्रो करते हैं और उसकी लीव्स को खा जाते हैं। तो इस कैटरपिलर को ग्रोथ को स्टॉप करने के लिए क्या यूज कर रहे हैं हम, बैक्टीरिया का यूज कर रहे हैं, बैसिलस थ्यूरिंजेनेसिस। क्या होता है, आपको मार्केट में ये बैक्टीरिया ग्रैनुलर फॉर्म्स में दानों के रूप में मिलता है और आप उसको जब पानी में घोलते हो और अपने फील्ड में स्प्रे कर देते हो तो वो सारा स्प्रे लीव्स पर आ जाएगा और जैसे ही बटरफ्लाई का कैटरपिलर वहां पर आएगा ग्रो करने के लिए तो वो क्या चला जाएगा, वो जो बैक्टीरिया है इंसेक्ट की बॉडी में चला जाएगा, इंसेक्ट की बॉडी में जाते ही वो इंसेक्ट को किल कर देगा। तो इससे क्या हुआ, हमारी लीव्स को, हमारे प्लांट्स को कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जो इंसेक्ट आना था वो क्या हो गया, किल हो गया। स्पेसिफिक टाइप ऑफ इंसेक्ट ही यहाँ पर किल होगा। तो अब ये तो एक सिंपल टेक्नोलॉजी है जिसमें आप बैक्टीरिया को डायरेक्ट यूज कर रहे हो। आज के टाइम जो एडवांसमेंट है जिसमें हम इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं, हम प्लांट के अंदर ही क्या है, वो जीन जो बैसिलस थ्यूरिंजेनेसिस के अंदर प्रेजेंट होती है वो डायरेक्ट हम प्लांट के अंदर डाल देते हैं। तो ये सारी टेक्नोलॉजी हम बायोटेक्नोलॉजी वाला चैप्टर पढ़ेंगे, वहां पर आएगी। तो यहाँ पर आप समझो कि इस बैक्टीरिया के पास कोई ना कोई ऐसी जीन है जो क्या बना रहा है, टॉक्सिक चीज बना रहा है, कोई टॉक्सिक प्रोटीन बना रहा है। वो टॉक्सिक प्रोटीन क्या है, बटरफ्लाई को किल कर देती है, ठीक है। नेक्स्ट, ये तो हुआ हमारा किसका, पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए। तो बायो पेस्टिसाइड में बच्चे हम दो कैटेगरीज पढ़ते हैं, एक बायो हर्बिसाइड्स मतलब अनवांटेड वीड्स, जो खरपतवार है उसको कंट्रोल करना। दूसरी, अभी हमने जो पेस्ट की बात करी है, इंसेक्ट्स की बात करी है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बायो इंसेक्टिसाइड। तो दोनों ये कैटेगरी किसके अंदर आती हैं, बायो पेस्टिसाइड। तो जैसे आपने देखा होगा जो ओपेंशिया है, जो यूजुअली हमारे खेतों में ग्रो कर जाता है एज ए वीड, उसको कंट्रोल करने के लिए क्या किया हमने, एक इंसेक्ट यूज किया, कैक्टोब्लास्टिक कैक्टोरम। ये एक इंसेक्ट हमने अपनी फील्ड में इंसर्ट कराया जो सिर्फ इस ओपेंशिया को ही खाएगा, हमारे प्लांट के पार्ट को नहीं खाएगा। तो एक लिविंग को कंट्रोल करने के लिए आपने लिविंग चीज ही इंसर्ट कराई, इसलिए क्या कहलाया जाएगा, ये बायो कंट्रोल। ऐसे ही बायो इंसेक्टिसाइड की बात करें, हम इंसेक्ट्स को कंट्रोल करना है। तो अभी हमने देखा जैसे लेडी बर्ड, ड्रैगन फ्लाई हमने इंसर्ट करा दी अपनी फील्ड में ताकि एफिड्स और मॉस्किटो वहां पर ग्रो ना करें। ऐसे ही बटरफ्लाई को कंट्रोल करने के लिए आपने क्या करा, बैक्टीरिया का इंसर्ट कराया। ऐसे ही इसके अलावा क्या है, जैसे हम इंसेक्ट की बात करते हैं, इंसेक्ट क्या रिलीज करते हैं बच्चे, हार्मोन रिलीज करते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, फेरोमोन्स। फेरोमोन्स क्या है, वो एक केमिकल है जो कम्युनिकेशन, मैसेज भेजने के लिए यूज किया जाता है, यूजुअली मेल्स को अट्रैक्ट करने के लिए, ताकि उनमें फर्टिलाइजेशन हो सके और वो और मल्टीप्लाई कर सके। तो हम आर्टिफिशियल फेरोमोन्स डाल देंगे तो क्या हो जाएंगे, वो मेल्स क्या हो जाएंगे, अनकैप्चर्ड हो जाएंगे, मतलब उनकी फर्टिलाइजेशन होएगी नहीं। वो ऐसे ही अब जो उन्होंने फीमेल्स को लोकेट करना था वो उनको पहचान नहीं कर पाएंगे। तो एक तो तरीका ये है कि आपने उनको क्या कर दिया,
ट्रैप कर दिया, किसकी हेल्प से, उनके ही हार्मोन से। तो आप क्या करते हैं, हम फेरोमोन्स की जो स्ट्रिप्स बना लेते हैं, इस हार्मोन की स्ट्रिप्स, और हम अपनी फील्ड में स्प्रेड कर देते हैं। तो जितने भी मेल्स हैं वो सारे उस स्ट्रिप पर जाकर चिपक जाएंगे, जबकि वो क्या है, फीमेल्स नहीं है। तो फीमेल्स को फर्टिलाइजेशन कराने के लिए कोई नहीं होगा, तो धीरे धीरे क्या है, उनकी पॉपुलेशन कम होती चली जाएगी। ऐसे ही दूसरा तरीका हम क्या यूज कर सकते हैं, मोल्टिंग हार्मोन्स यूज कर सकते हैं। मोल्टिंग हार्मोन क्या होता है कि जैसे हमें पता है कि जो इंसेक्ट्स होते हैं वो लार्वा स्टेज में आते हैं, फिर उसके बाद उनके अंदर चेंजेस होकर फिर क्या है, फुली एडल्ट ऑर्गेनिज्म बनता है। तो अगर हम आर्टिफिशियल तरीके का ही मोल्टिंग हार्मोन भी दें तो क्या होगा, मान लो जैसे हमने लाइफ साइकिल पता है हमें किसी भी इंसेक्ट की, कि वो 10 दिन के बाद मोल्टिंग होगी उसके अंदर और लार्वा एडल्ट में चेंज हो जाएगा। तो हम 10 दिन की क्यों वेट करें, हम पहले ही दिन क्या दे दें, उसको एडिसन हार्मोन दे दें जो एक मोल्टिंग हार्मोन है। तो वो क्या है, फुली मैच्योर लार्वा नहीं बदला, वो पहले ही बदलने लग जाएगा, तो एडल्ट प्रॉपरली बनेगा नहीं। तो एडल्ट प्रॉपर नहीं बनेगा तो वो सरवाइव नहीं कर सकता। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे आप अपने इंसेक्ट्स को फील्ड में कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है जो हमने डिजीज की बात करी कि हमने डिजीज नहीं होने देनी है अपनी फील्ड में। जैसे हम बहुत सारी जो प्लांट की डिजीज है उनको कंट्रोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फंगस ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा एक फंजाई की स्पीशीज है जो फ्री लिविंग रहती है, अकेले रहती है, कहाँ पर, प्लांट्स के रूट में। तो जिसकी वजह से जितने भी प्लांट्स पैथोजन जो रूट के रास्ते से प्लांट में एंटर करते हैं, जैसे बहुत सारे वायरसेस हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, तो वो हमारे रूट सिस्टम को खराब नहीं कर पाएंगे अगर हमने वहां पर ट्राइकोडर्मा इंसर्ट कराया हुआ है। ठीक है, दूसरा मेथड है डिजीज कंट्रोल करने का, बैकुलो वायरस। बैकुलो वायरस क्या है, एक वायरस है जो हमारे इंसेक्ट्स और आर्थ्रोपोडा को इफेक्ट करता है, जो तरह तरह की बीमारियां हमारे प्लांट्स में करा सकती हैं। तो जो बैकुलो वायरस मेनली यूज किया जाता है एज ए बायो कंट्रोल एजेंट, उसका नाम है न्यूक्लियोपॉलीहाइड्रो वायरस। मतलब इसकी जो स्ट्रक्चर है वो पॉलीहेड्रल टाइप है। सबसे ज्यादा फायदा क्या है बैकुलो वायरस का बच्चे, दे आर स्पीसीज स्पेसिफिक। मतलब ये नहीं है कि हर तरह के इंसेक्ट को ही किल कर देंगे, स्पेसिफिक टाइप ऑफ इंसेक्ट को जो हमारे फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, जो हार्मफुल इंसेक्ट हैं केवल उनको ही किल करेंगे, दूसरे इंसेक्ट्स को किल नहीं करेंगे। दूसरा, नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशन, मतलब इंसेक्टिसाइड्स का यूज करने की जरूरत नहीं होगी। दूसरा, जब हम कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज कर रहे हैं तो उसका कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे प्लांट्स या जितने भी एनिमल्स उस हैबिटेट में रह रहे हैं जहां हमारी क्रॉप है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। सबसे बड़ा क्या है कि जो बैकुलो वायरस है वहां पर भी यूज किए जा सकते हैं जहां पर इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया है। इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया का मतलब है जहां पर इकोलॉजी मेंटेन करना बहुत मुश्किल है, मतलब जिनके ऊपर खतरा बना हुआ है कि यहाँ से अगर ये इंसेक्ट इरेडिकेट हो गए तो वहाँ का इकोसिस्टम मेंटेन नहीं रहेगा। तो आप इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरियाज में भी बैकुलो वायरसेस का यूज कर सकते हो, क्योंकि वो क्या होते हैं, स्पीसीज स्पेसिफिक, हर किसी इंसेक्ट को किल नहीं करेंगे, वो सिर्फ स्पेसिफिक टाइप ऑफ इंसेक्ट्स को ही किल करेंगे। तो ये सारी मेथोडोलॉजी हम क्या कह सकते हैं, एक इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम के अंडर आती हैं, जिसमें आप क्या कर रहे हो कि आप बायोलॉजिकल मेथड्स यूज कर रहे हो टू कंट्रोल द डिजीज एंड पेस्ट बिसाइड द यूज ऑफ केमिकल्स का यूज ना कर हम क्या कर रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का ही यूज कर रहे हैं टू कंट्रोल दी पेस्ट एंड दी डिजीज। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आता है। आपको सिर्फ बैकुलो वायरस पूछा जा सकता है, आपको ट्राइकोडर्मा का रोल पूछा जा सकता है, आपको बैसिलस thuringiensis का रोल पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे माइक्रोब्स एज ए बायो फर्टिलाइजर्स।
थैंक यू।